रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक नीतिगत आयाम का लेक्चर नंबर 5 है और इस वीडियो में हम नीतिगत आयाम के पार्ट 3 के तीसरे टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग या वित्तीय समावेशन की योजनाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई द्वारा बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। तो वह था कितने बैंकों पर? 14 बैंकों पर। वह 14 बैंकों पर 2021 को जुलाई महीने में लगाया गया था आरबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए गठन किया गया था गोईपोरिया समिति का। किसका गठन किया गया था? गोईपोरिया समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन अध्यक्ष है 12वें वित्त आयोग के? सी रंगराजन। कौन थे? सी रंगराजन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि 12वें वित्त आयोग के प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सी रंगराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है, तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है वो? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक जो इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। वह भी कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय स्टेट बैंक है वो। पहला वाला था भारतीय रिजर्व बैंक, ये है भारतीय स्टेट बैंक जो इको रैप रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का 22 सदस्य 2021 के नहीं है, वह है माइकल देवव्राता पात्रा। कौन है वो? माइकल देवव्राता पात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बसेल मानक संबंधित है, वह है बैंकिंग सुधार से। वह संबंधित है बैंकिंग सुधार से। क्या? बसेल, BASEL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है, वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसकी संस्था, वह एक ऐसी संस्था है जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने अभी तक नहीं की है, वह इकलौता ऐसा बैंक है, वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा बैंक ऐसा है जिसकी अध्यक्षता अभी तक किसी महिला ने नहीं की है, तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है, वह अर्थ है रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। इसका अर्थ यह है कि रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी, तो वह पहली बार शुरू की गई थी सन 1862 में। कब शुरू करी गई थी? सन 1862 में, जब भारत देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, तो यह है विदेशी विनिमय दर स्थिरता। वह है क्या? विदेशी विनिमय दर स्थिरता। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है, उसे परिभाषित करते हैं हम लोग वृहद मुद्रा से और फिर इसको डिवाइड करते हैं आरक्षित मुद्रा से, तब निकल के हमारा आ रहा है मुद्रा गुणक। ये कैलकुलेट करने का तरीका है मुद्रा गुणक का, कि पहले हम वृहद मुद्रा को निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे आरक्षित मुद्रा से, तो हमारा मुद्रा गुणक निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, तो वह सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? मुंबई शहर में, कोलकाता शहर में तथा हैदराबाद शहर में। तीन जगहों पर होती है, तीन बड़े बड़े शहरों में, पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता और तीसरा है हैदराबाद। इन तीन बड़े बड़े शहरों में भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, अपने देश में मतलब। तीन ऐसे शहर हैं, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई थी, वह हुई थी 1957 से। कब हुई थी? 1957 से मुद्रा प्रणाली में दशमलव की पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही रिजर्व बैंक के वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए हैं, तो वह कौन थे? CD देशमुख। कौन थे वो? CD देशमुख एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के जो वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर भी हुए थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन ऐसे हैं वित्त मंत्री जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, या इसको उल्टा भी पूछ सकता है कि कौन मतलब रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं जो वित्त मंत्री भी हुए थे, तो वह थे CD देशमुख।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया है उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किया जाता है, तो रख रखाव कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उसका रख रखाव किया जाता है विदेशी विनिमय संचय का। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है, तो स्वीकृति देता है कौन सा बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है, तो उसका मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब आरबीआई के अकॉर्डिंग, भारतीय रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिल्ट एल्स में विपणन संबंधित है, वह है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। वह किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करती है? वह है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना। वह क्या है? मतलब राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना, मतलब उसको कंट्रोल करना। राजकोषीय घाटे से उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं करता है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम नहीं है कि राजकोषीय घाटे को मतलब नियंत्रण करे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है, तो यह है यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, 1 रुपये का नोट नहीं जारी करता है। इसके अलावा ये भी दिया गया है इसमें, तो ये सही कथन इसके बारे में नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है, तो अभी करता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। कौन करता है वो? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है, तो उसको भी भारतीय रिजर्व बैंक ही नियमित करती है, विदेशी वाणिज्यिक उधारी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही बेचे जाते हैं, क्योंकि वही सारे बैंकों का हेड है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तो वह है पीएलआर। वह क्या है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता है? वह है पीएलआर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और देखिए यूपी पीसीएस में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा क्या चीज़ निर्धारित नहीं की जाती है, क्या चीज़ डिसाइड नहीं की जाती है, तो वह है पीएलआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो वह है साख सृजन। वह क्या है? साख सृजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है, तो वह है न्यूनतम कोष पद्धति। कौन सी पद्धति है? न्यूनतम कोष पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सत्य कथन कौन सा है, तो वह है यह साख सृजन को कम करता है। ये क्या करता है? यह साख सृजन को कम करता है। चलिए बैंक ऑफ इंडिया के आकलन के अनुसार 2002 से 2003 में विकास दर कितनी थी, तो वह थी 5 से 5.5%, और वर्ष 2022 से 23 में वही बढ़कर के हो गई है 7.2%। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि आरबीआई के आकलन के द्वारा जो उसने डेटा निकाला था 2002 से 2003 में, तो उस वक्त इंडिया की विकास दर, अपने भारत देश की विकास दर कितनी थी, तो वह थी 5 से लेके 5.5%। यानी कहें मोटा मोटा तो 5 से 5.5 के बीच प्रतिशत विकास दर थी। और अभी अगर बात है जल्दी में जो अभी रिपोर्ट निकाली है आरबीआई ने, तो वर्ष 2022 से 23 में अगर देखा रहा तो वो बढ़कर के हो गई है 7.2%। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जिसके व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है, तो वह है जम्मू और कश्मीर। अप्रैल 2011 से करता है, और सिक्किम का नहीं करता है। मतलब 2011 अप्रैल से पहले जम्मू कश्मीर भी था साथ में, और सिक्किम तो था ही, लेकिन 2011 के बाद से जम्मू कश्मीर तो चलो उसका तो करता है, लेकिन सिक्किम का नहीं करता है, अभी अगर आज की डेट की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सही। भारत में एक के सिक्के जारी रखने के लिए अधिकृत है, तो वह है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, इसके लिए अधिकृत है 1 रुपये के सिक्के को जारी करने के लिए भारत देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है, तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। वही जो बैंकों का बैंक, जो मेन बैंक है भारत का, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, वही व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण करता है। आरबीआई के खुले बाजार संचालन मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है, तो उसका मतलब होता है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय।
क्या इसका मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए, तो कितने रुपए रखना चाहिए? रुपए कम से कम 115 करोड़ का स्वर्ण रखना ही चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को। कम से कम इतना स्टॉक होना चाहिए उनके पास, कितना? 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण स्टॉक होना चाहिए उनके पास, आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए के नोट जारी किया जाता है, तो उसे जारी करता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। और उसके अंदर बात करें तो वित्त सचिव जो हैं उनके हस्ताक्षर भी रहते हैं 1 रुपए के नोट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो रुपए 10,000 करोड़ तक एक वित्तीय वर्ष में इतना मतलब अधिकार है करेंसी नोट को छापने का आरबीआई को। वह है 10,000 करोड़ तक, उसके ऊपर नहीं छाप सकते। इतने तक की लिमिट है, 10,000 करोड़ रुपए तक की छाप सकते हैं, वो भी एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में इतने रुपए छाप सकते हैं, उससे ऊपर लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते हैं। इतना कि मतलब उनको अधिकार है बस इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है? उससे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। किस में कमी आ जाती है? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में। और वही सीआरआर में वृद्धि से ये फर्क पड़ता है उसका, आरबीआई द्वारा अगर ये बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। इसका मतलब ये रहा कि बैंक दर को बताया गया इसमें कि बैंक दर एक वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर कर दिया गया था, तो वह कितना कर दिया गया था? 6.50%। और वर्तमान में वो और घटा दिया गया है, वह हो गया है 5.40%। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2001 अक्टूबर महीने में आरबीआई द्वारा बैंक रेट 7% से घटा करके कितना कर दिया गया था, तो वह किया गया था उस समय 6.50%, मतलब आधा घटा दिया गया था। अगर वर्तमान की बात करें तो वो और भी घटा दिया गया है, अब वह हो गया है 5.40%। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2010 तथा जून 2011 के मध्य रेपो रेट में अंतर की कोटि रही है, तो वह कितनी परसेंट रही है कोटि? 4%। कितने परसेंट रही है? 4% कोटि रही है मध्य रेपो रेट में, अगर उसके डिफरेंस की बात करें तो जून 2010 से जून 2011 सन के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सही। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है, तो वह है रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं उसे? रिवर्स रेपो दर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रेपो दर। क्या कहते हैं उसे? रेपो दर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है और पक्का पूछेगा कि अल्पकाल में आरबीआई के द्वारा जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेपो दर। और देखिए एग्जाम में पूछा भी गया ये, यूपी पीसीएस मेंस में और बाकी जितने भी मतलब उसमें आते हैं सबके अंडर में एग्जाम में पूछा गया ये कि रेपो दर का मतलब क्या है, और ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बैंकों को अपने पास नकद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है, इसे कहते हैं एसएलआर। क्या कहते हैं इसे? एसएलआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना है, तो वह क्या उसका मतलब है? समाज के कमजोर वर्ग के लिए। वह करता है समाज के कमजोर वर्ग के लिए रियायती ऋण प्रदान करना। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्ग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए क्या किया जाता है? ब्याज रेट घटाई गई है, उसके लिए ब्याज रेट को घटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट कितना था? तो वह था 8%। कितना था वो? 8%। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 30 सितंबर 2014 को आरबीआई की नीति समीक्षा के समय रेपो रेट कितने परसेंट था? तो वह था 8%, मतलब 8% वो था रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है
ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। इसका यह मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही, कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। तो वो बनाया है किस बैंक ने? भारतीय स्टेट बैंक ने। कौन से बैंक ने बनाया है किसान क्लब? भारतीय स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। तो उसने किसान क्लब बनाया है ताकि वो आसानी से कृषकों तक पहुंच सके, मतलब कृषि लोगों तक पहुंच सके, मतलब किसानों तक अपनी पहुंच को बना बना सके। उसके लिए उसने, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसान क्लब की शुरुआत करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था। तो वह किया था वर्ष 1969 में। कब किया था? वर्ष 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो वह कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात कितना था? वह निरंतर बढ़ रहा था। कितना हो रहा था? वो निरंतर गति से आगे बढ़ रहा था। व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात, अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो सन 1971 से उसकी रेट मतलब बढ़ती जा रही थी, निरंतर उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो कितने टोटल बैंक है? 12। अगर सन 2019 से 20 के बीच की बात करें तो टोटल कितने बैंक हैं सार्वजनिक क्षेत्र के? 12 टोटल। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी बैंकों की बात करें तो वहाँ टोटल मिलाकर होते हैं 12 बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो वह कब स्थापना हुई थी? वर्ष 1975 में। कब हुई थी? वर्ष 1975 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी वर्ष 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही, अभी हाल में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वह है ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। क्या उसका उद्देश्य था? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो वह है सावधि जमा धनराशि। क्या है वो? सावधि जमा धन राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है, वह है सावधि जमाएं। क्या है वह? सावधि जमाएं। सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है। तो वह किस बैंक ने खोली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चाइना में अपनी ब्रांच खोली है सबसे पहले। तो वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है, वह है किसानों को साख। क्या है वह? किसानों को साख या वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। तो वह है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है? आईसीआईसीआई बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है। तो वह है आईसीआईसीआई बैंक। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था। तो वह हुआ था दिसंबर महीने में सन 1969 में। कब हुआ था? दिसंबर महीने में सन 1969 में हुआ था अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीड बैंक का कार्य किया जाता है। तो वह किया जाता है इस कार्य हेतु ताकि नामिक बैंक द्वारा वह कार्य को कर सके। लीड बैंक का कार्य किया जाता है नामिक बैंक द्वारा। इस कार्य के हेतु नामिक बैंक द्वारा किया जाता है लीड बैंक का कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। तो वह कौन सा बैंक है? वह बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। जो सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है वह है भारतीय स्टेट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है। तो वह कौन सा बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सा बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक, जो सार्वजनिक क्षेत्रों का वाणिज्य बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। तो वह रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
कौन सा बैंक रखता है इन सब चीज़ों का हिसाब? वह रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ष 1995 से 96 में स्थापित जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष हुआ था, उसका हिसाब कौन रखता है? तो वह रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है, वह करना है प्रतीक छाया बैंकिंग के द्वारा। वह संपन्न कैसे करना है? प्रतीक छाया बैंकिंग के द्वारा संपन्न करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, तो क्या उद्देश्य नहीं है? बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। क्या उद्देश्य नहीं है वित्तीय समावेशन का? बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है, क्या बाधक है? निम्न आय, और दूसरा है निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। या मेन बाधक है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का की सफलता में रुकावट डालता है निम्न आय, और दूसरा है निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है, तो वह है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था वाणिज्यिक बैंक होने के बाद। इकलौता वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में से एक जिसमें सरकार की 100% शेयर पूंजी है, तो वह है BHEL। क्या है वह? जिसमें सरकार की 100% शेयर पूंजी है, वह है BHEL। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों की अगर बात करें तो उसमें सरकार की पूरी मतलब 100% शेयर पूंजी है, हिस्सेदारी है, मतलब शेयर्स है, मतलब उसके 100% पूरे पूरे शेयर्स हैं गवर्नमेंट के, तो वह है BHEL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, तो वह किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। किसके लिए गठन किया गया था उसका? नए, ताकि नए बैंकों को लाइसेंस दे सके, और आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए भी उसका गठन किया गया था। किसका? RBI द्वारा बिमल जालान पैनल को गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे YH मालेगाम। कौन थे अध्यक्ष? YH मालेगाम इसके अध्यक्ष थे। सूक्ष्म वित्त के अध्ययन द्वारा जब सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया गया था, तो उस वक्त उसके प्रेसिडेंट थे YH मालेगाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध है, तो उसका संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से। उसका संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना सुधारों से, नरसिम्हन समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया गया है, तो वह किया गया है तारापोर समिति द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तारापोर समिति द्वितीय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है, तो वह कौन नहीं करता है? नाबार्ड। कौन नहीं करता है? नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का आशय है, तो उसका आशय है सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति में व्यापार से, मतलब बिजनेस में सिक्योरिटी से रिलेटेड उसका आशय है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर बात करें तो RBI के द्वारा जो शब्द निकाला गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, इसका मतलब है सिक्योरिटी में व्यापार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो वह संबंधित किससे? अंश बाजार से। अंश मतलब शेयर्स, बाजार के शेयर से संबंधित है इनसाइड ट्रेडिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति लागू करता है, तो कौन लागू करता है भारत में मौद्रिक नीति? भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है भारत में मौद्रिक नीति को लागू करता है। भारतीय रिजर्व बैंक है तो वह क्या है? एक शीर्ष बैंक, सबसे ऊंची पद पर इकलौता ऐसा बैंक है, वह है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि एक शीर्ष बैंक माना जाता है। फरवरी 2011 में स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया गया, इससे संबंधित क्या है? तो वह है बैंक साथी, इससे संबंधित है बैंक साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? तो वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा बैंक है जो भारत सरकार के लिए एज अ बैंकर काम करता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसके लिए एज अ बैंकर काम करता है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है? तो वह हिस्सा होता है 50%। कितना होता है? 50% हिस्सा होता है भारत सरकार का, अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो वह है सिक्किम और गोवा। ये दो एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो वह है पहला सिक्किम राज्य, दूसरा है गोवा राज्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो ऐसे राज्य बताइए भारत में जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ही नहीं। तो वह है पहला सिक्किम, दूसरा है साउथ इंडिया का गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रेडिट या मनी, मतलब क्रेडिट मनी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मुद्रा मूल्य को। और उसका मतलब होता है वस्तु का मूल्य। मुद्रा मूल्य कहते हैं उसको, क्रेडिट मनी को। और उसी से रिलेटेड होता है वस्तु का मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है, तो वह करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन अनियमित करता है? विनियमित करता है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार एक सूक्ष्म वित्त ऋण को संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कितने पैसों तक वार्षिक पारिवारिक आय परिवारों को प्रदान किया जाता है? तो वह कितने रुपए हैं? टोटल 3 लाख रुपए। कितने हैं टोटल? 3 लाख रुपए जो वार्षिक पारिवारिक आय परिवारों को प्रदान किया जाता है। आरबीआई की अगर बात करें तो मास्टर निर्देश के अनुसार 3 लाख रुपए टोटल वार्षिक पारिवारिक आय परिवार को प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई के निम्न में माप को सबसे कम तरल मतलब लिक्विड माना जाता है, तो वह है M4। कौन है वो? M4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा का गत्यात्मक कार्य मतलब डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी है, तो वह है क्रेडिट और तरलता नकदी का आधार। क्या है वह? क्रेडिट और तरलता नकदी का आधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा आपूर्ति मतलब मनी सप्लाई के निम्न में माप को सबसे अधिक तरल मतलब लिक्विड माना जाता है, तो वह कौन सा, वह क्या है? M1। वह क्या है? M1। और जब M4 की हमने बात करी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो माप को सबसे कम तरल माना जाता था मनी सप्लाई की अगर बात करें तो वह था M4। और इस केस में अगर मनी सप्लाई की बात करें तो उसमें माप को सबसे अधिक तरल माना जाता है M1। मतलब सबसे कम में बात करें लिक्विड वाइज मनी सप्लाई की अगर बात करें तो वो M4 था। और सबसे अधिक की बात है, सबसे ज़्यादा की बात करें मैक्सिमम की, तो वह M1 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा मतलब मनी का द्वितीय कार्य है, तो वह है आस्थगित भुगतानों का मानक होना। क्या है कार्य? द्वितीय आस्थगित भुगतानों का मानक होना, या मुद्रा मतलब मनी का द्वितीय कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही वस्तु मुद्रा मतलब कमोडिटी मनी नहीं है, तो वह है बर्तन। बर्तन एकमात्र ऐसा वस्तु है जो कमोडिटी मनी नहीं है, उसे उसमें नहीं गिना जाता है बर्तन को एज अ वस्तु मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? तो वह है टोटल 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए की अवधि के लिए होती है नियुक्ति उसकी? केंद्रीय निदेशक मंडल की 4 वर्षों के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वर्षों के लिए अवधि होती है केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति के लिए? तो वह है टोटल 4 वर्षों के लिए, आरबीआई की अगर बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सही निम्न संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है, तो कौन सी बैंक निर्धारित करती है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक उसे निर्धारित करती है, रेपो दर को और उसकी रिवर्स रेपो दर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप है, तो नाबार्ड का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है और वह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एसएससी जेई में देखिए पूछा गया है, फिर एसएससी सीजीएल में टीआर 1 पूछा गया है, और ऐसे जेई इलेक्ट्रिकल में पूछा गया एसएससी के कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको बताना है क्या क्या नाबार्ड का फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, तो कौन सा बैंक था? प्रथम ग्रामीण बैंक। उसका नाम क्या था? प्रथम ग्रामीण बैंक। एकमात्र ऐसा भारत देश में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर भाषाएं कितनी हैं? टोटल भाषाएं 15 हैं। अगर बात करें भाषा पैनल पर भारतीय मुद्रा नोट की, तो टोटल कितनी भाषाएं हैं? 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संस्था की स्थापना
1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। तो वह किसने किया था? नाबार्ड द्वारा। उसे नाबार्ड द्वारा किया गया था सुव्यवस्थित। अगर 1982 सन में किया गया था, उस संस्था की स्थापना के वक्त किसानों के लिए किया गया था वो ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए नाबार्ड द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख को एनबीएफसी या एमएफआई, इसे एनबीएफसी और एमएफआई के लिए मतलब कहते हैं, एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था? तो वह क्या था? वह तारीख थी 2 दिसंबर 2011। क्या तारीख थी वह? 2 दिसंबर 2011 को एनबीएफसी या एमएफआई के लिए व्यापक नियामक ढांचा पेश किया गया था आरबीआई द्वारा। वह तारीख थी 2 दिसंबर 2011। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता है, तो वह आवश्यकता होती कि नहीं होती है? नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर है नहीं होती है आवश्यकता किसी भी संपार्श्विक की। अगर बात करें माइक्रो फाइनेंस ऋण की, उससे रिलेटेड बात हो रही है, तो वह नहीं होती है किसी भी संपार्श्विक की आवश्यकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त, जिसे गरीबों के साथ बैंकिंग करने का एक नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में गरीबों को किसके माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है? तो वह है स्वयं सहायता समूह। कौन है वो? स्वयं सहायता समूह, जिसे इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं। तो वह उस दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। निम्न संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। तो वह किया गया था किस बैंक को? सेवा बैंक को स्थापित किया गया था। अगर वर्ष 1974 में बात करें तो प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, वह थी सेवा बैंक। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों मतलब एमएफआई का एक आयाम है, तो वह ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। क्या है आयाम एमएफआई का? ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान मतलब एमएफआई को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो वह है सूक्ष्म वित्त संगठन मतलब एमएफआई गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका यह मतलब है एमएफआई का। सबसे अच्छे तरीके से अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब है सूक्ष्म वित्त संगठन मतलब एमएफआई गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को मतलब छोटे बिजनेसमैन को वित्तीय सेवाएं मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करता है। तो उसका यह मतलब है एमएफआई का। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है और एसएससी एमटीएस या हवलदार में क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि एमएफआई को अच्छे से डिफाइन करिए कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि वह एक ऐसा संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो वह है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण। क्या मतलब है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है सूक्ष्म वित्त संस्थानों का? कि वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और उसकी निर्धनता को का निवारण करना, मतलब उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है? तो वह डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। इसका यह मतलब हुआ, यह अंतर है डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा गुणक मतलब मनी मल्टीप्लायर की गणना के लिए निम्न मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वह है आरक्षित नकदी निधि अनुपात। इसके लिए उपयोग किया जाता है आरक्षित नकदी निधि अनुपात के लिए। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम है, तो वह है सिबिल। क्या नाम है उसका? सिबिल। ये आप याद रखिएगा कि सबसे पुराने भारत के क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का क्या नाम है, तो वह है सिबिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है, तो वह है आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी और उससे अधिक है वह आरबीआई अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध किए अनुसार अनुसूचित बैंक ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करता है। तो कितने रुपए है उसकी पूंजी? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। इसे आप याद रखिएगा कि कितनी पूंजी है टोटल? 5 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक है, तो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
या सभी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक है। आरबीआई जो मेन हेड है सभी बैंकों का वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समिति ने एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की है, तो वह है मालेगाम समिति। कौन सी समिति थी वो? मालेगाम समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थव्यवस्था में ऋण या उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है? वह बैंक दर को बढ़ा सकता है। क्या करता है वह? केंद्रीय बैंक वह बैंक दर को बढ़ा सकता है, उसको इंक्रीज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएलआर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसका मतलब एसएलआर का विस्तारित रूप क्या है? तो वह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है इसका मतलब? एसएलआर का विस्तारित रूप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, एसएससी में, सीएचएसएल में हो गया, या जेई की बात करें, एमटीएस की बात करें, या सीजीएल टीयर 1 की बात करें, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एसएलआर का विस्तारित रूप क्या है? तो वह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है, तो वह है बंधन बैंक। कौन सा बैंक है? बंधन बैंक, जो अनुसूचित बैंक नहीं माना जाता है उसको। अगर बात करें भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों की, तो बंधन बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जिसे अनुसूचित बैंक नहीं माना जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा बैंक है? बंधन बैंक। इसे आप याद रखिएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो M1+ वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा, इसे जानते हैं हम लोग M1+ वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा के रूप में। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में करेंसी नोट इस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, तो कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एकमात्र ऐसी संस्था है भारत में जो सभी करेंसी नोटों को जारी करती है, वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, तो वह है सहकारी। क्या है? सहकारी। क्या है उसे कहते हैं? उसे कहते हैं सहकारी। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का मेन आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी बैंक की नेटवर्थ किसके बराबर होती है? तो वह होती है कोष प्लस ऋण माइनस देनदारियां के बराबर। पहले कोष और ऋण को जोड़ लेंगे, उसके बाद जो आएगी वैल्यू उसमें से माइनस, उसको फिर माइनस करेंगे देनदारियां से, उसमें फिर देनदारियों को माइनस करेंगे, तब हमारा किसी भी कंट्री का नेटवर्थ हम इससे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है नेटवर्थ का, कोष प्लस ऋण और फिर इसमें जो वैल्यू आएगी फिर उसको माइनस करेंगे देनदारियां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा की पूर्ति की इन मापों में समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है, तो उसे कहते हैं M3। क्या कहते हैं उसे? M3। इसे आप याद रखिएगा कि समस्त मौद्रिक संसाधन को क्या कहा जाता है, तो वह है M3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो वह है निधि अंतरण। क्या है वह? जो प्राथमिक कार्य नहीं है व्यावसायिक बैंकों का, निधि अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है, तो है सरकारी खर्च। क्या है वह? जो आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है, सरकारी खर्च, जो भी सरकार खर्चा करती है वह आरबीआई के हिसाब से उसका मौद्रिक नीति साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा की पूर्ति किस द्रव्य का परिमाण है, तो वह किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान, किस द्रव्य का परिमाण है? किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान वह मुद्रा की पूर्ति की अगर बात करें तो वह किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान इस द्रव्य का परिमाण है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL में।